नमस्कार, मैं पवन राजपूत। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे यूपी पुलिस 2024 के रिजल्ट में सफल हुए हैं लिखित परीक्षा में, और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट अभी बाकी है। तो उन सभी बच्चों को एक बधाइयां कि आप लोग लिखित परीक्षा पास करके इस चरण पे पहुंचे और आने वाले समय में नेक्स्ट चरण को पास करते हुए आप बिल्कुल वर्दी के हकदार बने और वर्दी को प्राप्त करें। ठीक है, बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों को। आ जाइए, लेकिन इसमें जो आपके चरण है, जैसा कि आप डीबीपीएसटी होना है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा। तो इसमें हमको किन बातों का ध्यान रखना है? छोटी छोटी गलतियां कभी कभार भारी हो जाती हैं, कभी कभार उस बैच के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा बैच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है और उसकी मानसिकता किस प्रकार की है। ठीक, हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कोई बैच किसी मंडल किसी जोन में कुछ अधिकारी ऐसे पड़ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रेडी रखना है और कोई डॉक्यूमेंट में यदि कोई समस्या है तो उस समस्या का क्या निदान होगा वो मैं सब बताऊंगा। एक बार ध्यान से सभी बच्चे देख लेंगे जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, और लंबाई कितना होना चाहिए हर चीज की मैं चर्चा कर देता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, दिसंबर 2024 अभी रिजल्ट आया है आपका नवंबर का। ठीक, लास्ट नवंबर यूपी पुलिस 2024 का, और उन बच्चों की लिस्ट आ चुकी है जो बच्चे डीबीपीएसटी के लिए पास हुए हैं। ठीक है, तो अब उस फार्म में ये जानकारी है कि दिसंबर 2024 के तीसरे सप्ताह, जो भी उसका तीसरा सप्ताह होगा, ठीक है, जैसे मैं डेट लूं तो लगभग सात दिन का एक सप्ताह होता है, तो 21 दिसंबर तक ये लोग सूचना जाहिर कर देंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कब से चालू होना है और कितने दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। ठीक है, तो वो वाला, तो ये आपको दिसंबर के तीसरे सप्ताह में अलर्ट रहना है, साइट में देखते रहना है, अन्यथा आगे जानकारी हम लोग आपको दे देंगे। ठीक, तो बिल्कुल भी अलर्ट रहिएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सूचना आ जाएगी दिसंबर के तीसरे सप्ताह में। इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा बढ़िया से, तो जनवरी 2025 मतलब अगला महीना, क्योंकि साल बदल जाएगी, तो जनवरी 2025 की तीसरे सप्ताह, फिर से तीसरा सप्ताह है, फिर वही लगभग 20-21 तारीख 21 जनवरी के आसपास ये आपको सूचना जाहिर कर देंगे कि अब आपकी दौड़ कब है। ठीक है, रनिंग, यहाँ पर डीबी है, यहाँ पर आपके पास क्या है, रनिंग है, कि आपको कब दौड़ने के लिए बुलाया है और दौड़ने के लिए कितनी तारीख को बुलाया जाएगा, किस समय बुलाया जाएगा, किस स्थान पर बुलाया जाएगा, ये सब की जानकारी आपकी जनवरी में तीसरे सप्ताह तक आ जाएगी। एक सेट पे आप ये समझिएगा कि जब दौड़ाया जाता है तो पुलिस विभाग में लगभग 80 बच्चे रहते हैं और 80 बच्चे एक साथ दौड़ते हैं। ठीक, तो आपको घबराने की इसमें बिल्कुल ही बात नहीं कि 80 बच्चों में कैसे होगा, हम कहीं गिर गए या कोई चोट आ गई तो कैसे होगा। आपको मैं बता दूं कि जब पुलिस की दौड़ होती है तो जब ज्यादा बच्चे दौड़ते हैं तो आपको जो जोश आपका यहाँ पर है ना, इसका डबल जोश हो जाएगा पुलिस की ग्राउंड में। ये समझ लीजिए कि किसी से भी पता कर लीजिएगा जो आपके बड़े भाई बहन हो, जो पुलिस का एग्जाम निकाल के आज ड्यूटी कर रहे हो या दौड़ में गए हो। ठीक है, तो अगर आपकी दौड़ मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपकी दौड़ 24 मिनट में आ रही है तो वहां पर आपकी दौड़ आ जाएगी 23 मिनट में। ठीक, क्योंकि इतना प्रेशर होता है और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप दौड़ना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि आप बहुत आराम से दौड़ प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, समय आपका पुलिस के ग्राउंड में कम ही लगता है, ना कि कभी ज्यादा लगता है। अगर आपका जितना समय यहाँ पर आ रहा है उससे 1 मिनट कम समय आएगा आपका वहां पर। ठीक है, तो ये माइंड से बिल्कुल टेंशन हटा दीजिए कि यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट 24 मिनट आ रहा है, 25 मिनट आ रहा है, तो मेरा क्या होगा, आपका वहां पर बिल्कुल कम ही होगा। ठीक है, फिर भी अच्छे से दौड़िए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आ जाइए, देखिए अब सबसे बड़ी बात कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है और क्या क्या होना चाहिए। पहली बात, प्रमाण पत्र कौन कौन से ले जाना है और क्या क्या आपकी शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, लंबाई कितना होना चाहिए, सीना फुलाना कितना है और सीना आपके पास कितना तक नापा जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम, दोनों चीज पर चर्चा करेंगे। लड़कियों का क्या है स्थिति है, वजन कितना होना चाहिए, और SC ST जनरल OBC की क्या स्थिति है, सब चीज पे देखेंगे। देखिए ध्यान से। ठीक है, बढ़िया। आ जाइए पहले फार्म, पहली चीज आपके पास कि आपको क्या ले जाना है। तो मैं आपसे कहूं पहली बात तो आपका जो आपने फार्म भरा था, ध्यान दीजिएगा, जो आपने फार्म भरा था उस फार्म भरी की आपके पास
आपको कॉपी ले जाना है, जो भी आपने फॉर्म भरा था जब ये वैकेंसी आई थी। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, ये चीज आप बिल्कुल हमेशा, अगर कुछ बच्चों के पास हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनका फार्म ना मिल रहा हो, ठीक है, कि फार्म पता नहीं कहां चला गया, तो अब उसका लिए क्या उपाय है, तो उसका उपाय मैं यहां पर बताऊंगा कि अगर कोई कमी है तो क्या उपाय है। लेकिन पहले पूरी कोशिश करिए कि आप फार्म उसको ढूंढिए जो फार्म आपने भरा था, अगर आपको डीबीपीएससी में सिलेक्ट किया गया है तो फार्म आपको ले जाना है कौन सा, जो आपने भरा था। दूसरी, अब आपके पास आइए पुरुष, अगर मेल है, पुरुष है, तो जनरल ओबीसी एससी है आप, जनरल ओबीसी एससी है तो आपकी न्यूनतम ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम ऊंचाई, कम से कम ऊंचाई, कम से कम आपकी लंबाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। जनरल, सामान्य, ओबीसी पिछड़ा और एससी अनुसूचित जाति। ठीक है, तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। और वक्ष, सीना, मतलब ये आपका वक्ष है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक, ओके, तो जो आपका सीना है, ध्यान समझिए, जो 79 सेंटीमीटर है, ये जो सीना जब नापा जाता है तो ये बिना फुलाई करना है, 79 बिना फुलाई, आपका 79 बिना फुलाई होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपसे कहा जाएगा अब फुलाइए, तो आपको ऐसे करके फुलाना है, और जब ये फुलाएंगे तो आपका सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर ज्यादा फूलना चाहिए। तो 79 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 84 सेंटीमीटर का। ये चर्चा कर रहा हूं मैं जनरल, ओबीसी और एससी के छात्रों का। ठीक है, ओके। हाँ, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपका सीना कम है तो आप क्या करिए, पहले फुला कर बैठ गए, आपने फुला लिया, लीजिए अब मेरा 80 हो गया, अब वो आपसे बोलेंगे अब फुलाइए, क्योंकि ये तो पहले आपने शुरुआत में फुला लिया, फिर फुलाएंगे, फिर आपसे फूल नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, पहले बिल्कुल सामान्य स्थिति में। और अगर आपका सीना ज्यादा ही है ना, ज्यादा है, मान लो 79 से ज्यादा है, तो और सांस निकाल के बिल्कुल कुछ कर लेना और बिल्कुल ऐसे हो जाना, नप जाने दीजिए, फिर वो कहें फुलाइए, फिर आराम से फुला दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब किसी बच्चे का मान लो सीना कम है तो बेटा भी समय है, सीना बढ़ जाएगा, बहुत इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। दूध में केला डाल के और आपके पास शाम को अंडे वंडे का सेवन करना प्रारंभ करिए, सीना आपकी फूलना प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज आपके पास करिए, वक्ष वाली, सीने वाली, सीना फूल जाएगा। सीना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, जो अधिकांश बच्चों को हटाया जाता है वो लंबाई से हटाया जाता है, ना कि वक्ष और सीना से हटाया जाता है। बहुत कम ऐसे केस कभी होते ही नहीं है, कभी आपने सुने ही नहीं होंगे कि किसी को सीने से हटा दिया। ठीक है, ओके, चलिए बढ़िया। अब आते हैं आपके पास एसटी, जो बच्चे एसटी है, पुरुष, अभी चर्चा हो रही है एसटी की और पुरुष की, ये चर्चा थी पुरुष में जनरल ओबीसी और एससी की। एसटी मतलब अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, बढ़िया। तीन की लंबाई जो होनी चाहिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, 160, और जो इनका सीना वही है, इनका सीना आपके पास बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर ज्यादा। नियम वही है, बस यहां पर इनका आपके पास कुछ कम है, नियम वही है, पहले आपको बिना फुलाए, बिल्कुल सिंपल सा, उसके बाद जब फुलाने को कहें तो आप फुला लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी गर्ल्स आ जाती है, महिला आ जाती है। महिला का देखिए, महिला के आपके पास जो जनरल ओबीसी एससी वही तीनों महिलाएं, तो न्यूनतम ऊंचाई लंबाई चाहिए 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, जो कि आमतौर पर अधिकांश लड़कियों का होता है। लड़कों के लिए 168 है, लेकिन लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, ओके। एसआई का अलग होता है, ये कांस्टेबल का है, यूपी पुलिस का है। ठीक है, बढ़िया। न्यूनतम वजन, सीना नहीं है लड़कियों का, यहाँ पर आपके पास उनका वेट मापा जाता है, न्यूनतम, मैक्सिमम नहीं, न्यूनतम। कम से कम वजन कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम। कितना बेटा आपके पास, 40 किलोग्राम, इतना वजन तो होना ही चाहिए मैक्सिमम। आपके मन में ये डाउट हो सर मैक्सिमम मान लो हमारा कहीं 80 किलोग्राम वजन होगा तो हमको बाहर कर देंगे, नहीं, आपका 80 नहीं, आपका 180 किलोग्राम वजन होगा तो भी आपको बाहर नहीं करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको दौड़ निकालना होगी जब आपको वजन ज्यादा होगा तो। ठीक है, तो कम से कम वजन कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम। इसके बाद एसटी में आ जाइए, अनुसूचित जनजाति वाली महिलाएं, इनकी जो लंबाई होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर और वजन आपका वही है 40 किलोग्राम इनका वजन होना चाहिए। इतनी बात आपको पास क्लियर। किसी प्रकार की कोई डाउट हो कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं आपका आंसर दे दूंगा। कोई भी प्रकार की कोई डाउट हो आइए। अब क्या क्या ले जाना है, मतलब कौन कौन से आपको कागज ले जाना है अपने डॉक्यूमेंट, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर चीज अच्छे से समझिएगा। ठीक, गुड। पहला आपके पास आधार कार्ड तो बिल्कुल आपको लेके ही जाना है, ध्यान दीजिएगा। आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो फिर आप पैन कार्ड, डीएल, वोटर आईडी, इनमें से कुछ ले जाए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों,
अब आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आपको ले जाना है, कौन सा ले जाना है, आपको मूल आधार कार्ड ले जाना है, मतलब आपके पास ओरिजिनल आपके पास आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा, जो भी आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड है। फोटोकॉपी कितनी कराना है वो अभी मैं आगे बताऊंगा। ओरिजिनल आधार कार्ड आपको जरूर लेकर जाना है, समस्या नहीं होती है, लेकिन कभी कभार मैंने आपको पहले बताया कुछ अबकारी, कुछ दल, कुछ ऐसी संस्था पड़ जाती है जहां पर वो लोग समस्या पैदा कर देते हैं, ठीक। तो आपको ओरिजिनल ही लेकर जाना है, फिर बाकी नहीं है तो क्या होगा, ओरिजिनल नहीं है तो क्या होगा वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है, यहां पर देखेंगे। पैन कार्ड आपके पास, आधार कार्ड, इसके बाद डीएल वोटर आईडी, इनमें से आपको दो चीजें कम से कम लेके जाना है, कुछ भी लेके जाइए, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाइए, ठीक है, नहीं है तो वोटर आईडी लेके जाइए। एक चीज से अगर कहीं गड़बड़ी आए तो दूसरी चीज आपका काम चला दे, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट आपके पास डीबी का एडमिट कार्ड, जो आपके पास एडमिट कार्ड आपका आया है कि यू आर ए क्वालिफाइड फॉर, आपके पास डीबीपीएसटी आया है ना, वो आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो बिल्कुल निकाल के आपको लेके जाना है। नेक्स्ट आपको फिर से वही फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा था, जो आपने पुलिस का फॉर्म भरा था, कब भरा था, विज्ञापन के समय, विज्ञापन के समय जो आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म को लेके जाना है, जो मैंने यहां पर भी चर्चा की थी, ठीक, कॉपी करके लेके जाना है। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस, अब आपका जाति प्रमाण पत्र, ध्यान समझिएगा, जनरल है, अगर आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना है जनरल वालों का तो आपको लेके जाना है। ओबीसी है, अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, तो जाति प्रमाण पिछड़ा वर्ग का, एससी का, अनुसूचित जाति का, एसटी का, अनुसूचित जनजाति का, आप जिस कास्ट में आते हैं आपको वो जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। लेकिन याद रखिए, जो आपको कौन सा जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है, आपको वह जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है जो आपने फॉर्म भरते समय भरा था, जो उसका सीरियल नंबर फॉर्म में भरा था। जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक नंबर होता है ना, सीरियल नंबर होता है, डेट ऑफ इश्यू होती है ना, कब आपको इश्यू, तो वही वाला लेकर जाना है जो आपने फॉर्म में भरा था, जो फॉर्म में भरा था, ठीक है, वो वाला लेके जाना है। ये नहीं कि आप फॉर्म में कुछ भरे हैं और अब आपने नया बनवा लिया जाति प्रमाण पत्र, अब वो लेकर जा रहे हैं, नहीं, अमान्य हो जाओगे। जो आपने फॉर्म में भरा था केवल वही लेकर जाना है, वही डेट वाला लेकर जाना है, याद रखेंगे इसी चीज को, ठीक है जी। इसके बाद 10th 12th की मार्कशीट, बिल्कुल, अगर आपके समय में मार्कशीट और सनद अलग अलग आती थी तो दोनों लेकर जाएंगे, मार्कशीट लेकर जाएंगे और सनद लेकर जाएंगे, मतलब प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब समय बदल गया है, अब आपके पास उसी में मार्कशीट और सनद दोनों होती हैं, जो बच्चे जिनका हाई स्कूल इंटर है तो वो वही एक कागज लेकर जाएंगे, लेकिन जिनके दोनों मिलते थे अपने जमाने में तो वो दोनों लेकर जाएंगे, ठीक है। 10th और 12th की मार्कशीट, अगर सनद है तो सनद भी लेकर जाएंगे, नहीं है तो मार्कशीट लेकर जाएंगे, ठीक है, मिलता था तो लेकर जाना है। अगर आपके पास स्नातक 3 साल की मार्कशीट लेकर जाना है। अगर आपका ग्रेजुएशन, अब यहां ध्यान से सुनिए, आपने जब फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरा में आपने फॉर्म में बताया होगा कि मैं इंटर पास हूं, कि मैं आपके पास ग्रेजुएशन हूं। अगर आपने फॉर्म में ग्रेजुएशन लिखा है, स्नातक लिखा है कि नहीं मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद भी पुलिस का फॉर्म भरते हैं और निकालते भी हैं और जॉब भी करते हैं, ठीक है, एसआई का भी भरते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन का उस फॉर्म में जानकारी दी है तो लेकर जाना है। सुनिए फिर से, यहां पर आपने अगर इसकी जानकारी दी है तो ले जाना है, यदि जानकारी नहीं दी है तो मत ले जाना, तो ना ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर नहीं ले जाना। अगर आपने फॉर्म में आपने बताया कि हमने ग्रेजुएशन किया है तो आपको फिर लेकर जाना है, लेकिन आपने फॉर्म में बताया क्योंकि इसमें इंटर लेवल की जॉब है और आपने केवल इतना बताया कि अभी तो मेरा केवल इंटर हुआ है, अभी मेरा स्नातक चल रहा है, लेकिन मेरा केवल इंटर हुआ है, तो आपको नहीं ले जाना है, आपको केवल हाई स्कूल 10 और कक्षा 12 की मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अगर आपने स्नातक कंप्लीट कर लिया और स्नातक लगाया है उसमें तो आपको स्नातक भी लेकर जाना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन को कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मूल निवास, यहां ध्यान सुनिए, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र में कोई डेट वाला इशू नहीं है, जो आपके पास निवास प्रमाण पत्र जो आपने फॉर्म में लगाया वो आपको लेकर जाना है, पहली बात तो ये कोशिश करिएगा, वरना निवास प्रमाण पत्र में कोई डेट की इश्यू आपके पास नहीं होता है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। डेट जो आपकी मान होती है वो डेट मान होती है आपके पास किसमें, जाति वाले में और आपके पास आय वाले में, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट आपके पास आइए, पासपोर्ट साइज फोटो कितनी ले जाना है, ठीक है। देखिए फोटो आपको
10 लेकर जाइए, इतना लगती नहीं है, लेकिन आप लेकर जाइएगा फोटो, कहीं पता नहीं कहीं पर एक दो आगे पीछे या कुछ फोटो गिर गई या कुछ खो गई, तो इसलिए 10 फोटो साइज पासपोर्ट की साइज की लेकर जाइएगा, ठीक। लेकिन लगेंगी आपको मुश्किल से 4 या 5, ठीक है, मुश्किल से 4 या 5, ठीक। इसको लेके जाइए। सेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कितने फोटो कॉपी के सेट ले जाने हैं, फोटो कॉपी के सेट आपको लेकर जाना है, कितने लेकर जाना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ये सब कागज बना लिए, निकाले, अब आपको कितने सेट बनाना है, 1 बनाना है, 2 बनाना है, 3 बनाना है, 4 बनाना है, या एक ही ले जाना है। चलिए मैं बताता हूं, आपको ये जो सेट ले जाना है, ये 3 सेट ले जाना है। आप 3 सेट लेकर जाइए, लगना आपके 2 है, लगना आपके 2 ही है, लेकिन आप 3 लेकर जाइएगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कहीं पर किसी सेट में एक फोटोकॉपी एक्स्ट्रा हो गई या कम हो गई, ठीक, फिर दिक्कत हो जाती है। तो आपको 3 सेट लेकर जाना है, ध्यान रखिएगा। सुनिए कैसे लेकर जाना है। पहला आपके पास ओरिजिनल लेकर जाना है, ओरिजिनल जो भी आपके पास ओरिजिनल कागज है, बिल्कुल ध्यान से आपके पास दिखिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल। फिर आपके पास फोटोकॉपी वाला आपके पास कागज लेके जाना है जो फोटोकॉपी है। फिर आपके पास फोटोकॉपी वाला आपके पास सेट लेकर जाना है, फोटोकॉपी, इधर बेटा PHOTO, फोटोकॉपी वाला आपके पास सेट लेकर जाना है, ऐसे। अब सुनिए कैसे, ध्यान रखिएगा, उल्टा सीधा मत लगाइएगा कागज। यहाँ पर बच्चा कागज उल्टा सीधा लगा देता है, पता चला कि ओरिजिनल में पहले नंबर पे लगा है हाई स्कूल की, और फोटोकॉपी में पहले नंबर पे लगा है इंटर की, और दूसरी फोटोकॉपी के सेट में लगा है पहले नंबर पे आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, तो गलत हो जाएगा आपको, क्योंकि वो जो आपका एग्जाम में बैठा होगा देखने के लिए, चेक करने के लिए, वो परेशान हो जाएगा, वो गुस्सा जाएगा, वो आपसे कहेगा बताइए कौन से कागज है, पहले हैंड का कागज, और कहेगा क्रेम से लगा कर आओ, तो आप वहां पर परेशान होंगे, तो जॉब नहीं छिनेगी और ज्यादा कुछ, लेकिन वहां तो प्रेशर रहता है ना, तो आप परेशान होंगे। तो आपको परेशान ना होना पड़े तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आपने यहाँ पर हाई स्कूल का कागज लगाया तो इसमें भी हाई स्कूल लगाइए, इसमें भी हाई स्कूल लगाइए। फिर आपने इंटर लगाया तो फिर इसमें भी इंटर लगाइए, फिर आपने इंटर लगाया, फिर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन लगाया, अगर ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर भी ग्रेजुएशन लगाइए, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन लगाइए। फिर आपने निवास प्रमाण पत्र लगाया तो यहाँ पर भी निवास लगाइए, यहाँ पर भी निवास लगाइए। फिर आपने जाति लगाया, यहाँ पर भी जाति लगाइए, वहां पर भी जाति लगाइए। इस क्रम से ले जाना है, याद रखेंगे चीज को, ठीक है। उल्टा सीधा नहीं ले जाना, बिल्कुल आराम से एक एक चीज को, जिस नंबर पे आधार कार्ड लगाओ उसी नंबर पे वहां पर आधार कार्ड लगाना, तीसरे में दूसरे नंबर पे आधार कार्ड लगाना, जिससे जांचने वाले को कोई दिक्कत ना हो। ओरिजिनल कागज वो आपके सामने रखेंगे, मतलब अपने सामने रखेंगे जो लोग देखने वाले, और बाकी वो एक पन्ना इसका पलटाएंगे, इसका पलटाएंगे, एक पन्ना उसका पलटाएंगे, इसका पलटाएंगे, ऐसे आपके कागज को देख लेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होगा, आराम से सब होता है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगला, सभी प्रमाण पत्र अटेस्ट कराना है, ठीक है, ध्यान समझिए, बड़ी कंफ्यूजन, किससे अटेस्ट कराएं, तो कोई भी गजेस्टेड आपके पास ऑफिसर है उससे अटेस्ट करा लीजिए। जैसे जैसे आपकी सरकारी हॉस्पिटल, कोई भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइएगा, उनके डॉक्टरों से आप अटेस्ट करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई भी आपके पास तहसीलदार या कोई आपके पास जानकारी का आपके पास अधिकारी है, उससे अटेस्ट करा सकते हो। कोई भी आपके पास MBBS है, MBBS, बस आपका कैसा होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए। तो अगर कोई आपके पास किसी प्रकार की सरकारी हॉस्पिटल चले जाइएगा, वहां पर आपके कोई भी डॉक्टर आपको अटेस्ट कर देगा, मतलब वो अपनी मोहर लगा देगा, अपनी चिड़िया बैठा देगा, अपना साइन कर देगा, नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब सर मान लो नहीं है मान लीजिए, तो आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, खुद से भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखें पहले आप कोशिश करिएगा कि यहां से टेस्ट हो जाए, ठीक है। जब नहीं हो 99% पहली बात तो यहां से करा लीजिएगा, जब नहीं हो तो आप खुद से कर लीजिएगा, अपना साइन करा लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, इशू होता है आपके पास इतना। नेक्स्ट आपके पास सर्टिफिकेट, कौन सा, चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र कहां से लाए, अगर आपने इंटर पढ़ा है, इंटर किया ही होगा तभी तो फार्म भरा है, तो स्कूल वालों से निकलवा लीजिए कि हमारा सर्टिफिकेट बना दीजिए करेक्ट, ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन वाले डिग्री कॉलेज से आप निकला लीजिए, ठीक है, ओके है तो बहुत अच्छी बात है। और मान लो स्कूल वाले या डिग्री कॉलेज वाले आनाकानी कर रहे हैं, बड़ा आप दिक्कत कर रहे हैं कि भाई नहीं है, तो आप एक काम करिए, अपने गांव के प्रधान से या अपने नगर निगम के आपके नगर विभाग से, वहां से आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट, नो प्रॉब्लम, आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई मेरी बात। हाई स्कूल है, एक कॉलेज है, इंटर कॉलेज से बनवा लीजिए, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन वाले से बनवा लीजिए, सेकंड कॉपी निकलवा लीजिए, एफिडेविट लगाकर कॉलेज वाले निकाल देंगे, एक छोटा सा एफिडेविट मांगेंगे, दोबारा निकाल देंगे, ठीक है। फिर भी आपका काम नहीं बन रहा है तो आप अपने गांव के प्रधान से या अपने नगर के अध्यक्ष से या अपने वो उसके जो आपका वार्ड का मेंबर होता है वहां से आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आती, ठीक है, ओके जी सर, बहुत बढ़िया। अब अगला, यदि कोई कमी है तो क्या करें। बच्चों के सामने बड़े सवाल होते हैं, सर मान लीजिए हमारे पास कोई कमी है, आधार कार्ड
में कोई दिक्कत है, या मान लीजिए फार्म हमारे पास नहीं है, या मान लीजिए आपके पास हाई स्कूल इंटर में कहीं नाम में थोड़ी एरर है, तो क्या होगा, स्नातक या मूल निवास में या पास कहीं पर भी कोई समस्या आपके पास है, जैसे कुछ बच्चों के सवाल आ जाते हैं सर कि हमारे नाम में एरर है, तो हम क्या करें, कुछ बच्चों के सवाल ये आ जाते हैं सर हमारे नाम के आगे कुमारी लगा है, कुमारी या कुमार आपके पास लगा है और हमारे फार्म में हमने कुमार नहीं लगाया, तो हम क्या करें, हमारी हाई स्कूल में है तो हम क्या करें, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी गलती, कुछ बच्चे हैं जिनकी लड़कियों की शादी हो जाती है तो फिर उनके आधार कार्ड में उनके पति का नाम आ जाता है शादी हो जाने के बाद, ठीक, और हो सकता है और उनकी शादी मान लीजिए मान लो हो गई है और अगर उसके कागज पुराने वाले हैं, मतलब पुराने हैं, शादी जरूर हो गई है आपकी लेकिन आपके कागज पुराने वाले हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वही फार्म वाले कागज है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर शादी भी हो गई है और आपके आधार कार्ड में मैरिज सर्टिफिकेट आपके पति का नाम है और फार्म में आपके पिताजी का नाम है, तो हम क्या करें, तो आपको कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, मेरे कई दोस्त, मेरे काफी जान पहचान के लोग जिनका सिलेक्शन पीसी सरकारी में भी हुआ है, लेखपाल में भी हुआ है, तमाम बड़ी पोस्टों में भी हुआ, छोटी पोस्टों में भी हुआ, हर जगह होता है, आपके भी सब लोग जान पहचान में होंगे, उनसे पता करिएगा, वरना मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपका नाम भी गलत हो जाता है, कहीं पर डेट ऑफ बर्थ भी गलत हो जाती है फार्म भरने में, या कहीं पर कोई चीज गलत हो जाती है, तो इतना घबराने की आपको जरूरत नहीं है, आपकी जॉब नहीं चिंती है, आप परेशान मत होइए, बस आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी प्रकार की समस्या है तो केवल आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा, जरूर, ये जरूर बनवाना है, जरूर बनवाना है। कहां बनेगा, ये आपका बनेगा तहसील में, तहसील में, जिस शहर में आप रहते हो, जहां पर भी आपका तहसील लगती हो, उस तहसील में जाइए, मैं बता देता हूं कैसा बनाना है। तहसील में आप जाइए और तहसील में एक लिखारी को पकड़िए, लिखारी जानते हैं जो टाइप करते हैं स्टेनो में, उसको पकड़िए, जो वहां पर बैठे होते हैं रजिस्टर, ठीक, वही होते हैं, सब रजिस्टर होते हैं, वही सब आपका काम करा देंगे। उनके अंदर पे एक वकील भी होता है, उनके अंदर पे मोहर लगाने वाला भी होता है, वो लिखने वाला भी होता है, ठीक है। आप उनको अपनी समस्या बताना कि मेरे नाम में ये कमी है, या मेरे आधार कार्ड में ये कमी है, या मेरे पास ये फार्म खो गया है, फार्म नहीं है, तो वो अपना एक डाटा बना लेंगे कि फला, जैसे मान लीजिए फला नाम का ए लड़का, वो यूपी प्लस 2024 में उसने फार्म भरा, 2024 के रिजल्ट में, रिटन रिजल्ट में पास हुआ, डीपीपीएसटी की उसको बुलाएगा, लेकिन उसने फार्म में आधार कार्ड में ये जानकारी दी, लेकिन वर्तमान में उसका मूल आधार कार्ड नहीं है, तो हम उसके स्थान पर उसकी फोटोकॉपी या उसकी सेकंड कॉपी या उसके स्थान पर हम इसको प्रदर्शित करेंगे, ऐसा सब डाटा बना देंगे। जैसे आपके पास फार्म नहीं, वो भी लिख देंगे आपका कि इनके पास एक फार्म नहीं है, फार्म इनका किसी कारण से खो गया है, तो इनको वैकेंसी से बाहर नहीं किया जाए, हम उसके स्थान पर इसका ये प्रदर्शित करते हैं, या हम इसको शपथ लेते हैं कि ये जो फार्म भरा है ये हम ही है, आप हमारी जांच करा सकते हैं। ये डाटा वो लोग बहुत अच्छे से बना लेते हैं तहसील में जाकर, परेशान मत होइए, बहुत छोटा काम है, बहुत आराम से, बिल्कुल दिमाग से झंझट निकाल लीजिए। 50-60 रुपए का, 100 रुपए का कुछ खर्चा होगा, उसमें एक दो टिकट लगते हैं, 10 रुपए की, 20 रुपए की, जितना का बिल आपको मर्जी हो लगवा लीजिएगा, और आपका लिखारी आपको बना के दे देगा। आप वो डॉक्यूमेंट एफिडेविट लेकर डीबीपीएसटी में जरूर जाइएगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई, बस शर्त याद रखिएगा कि आपको एफिडेविट जरूर लेकर जाना है अगर किसी प्रकार की कोई कमी है, ठीक है। धन्यवाद। और अभी भी कोई अगर चीज हमसे छूट गई है या किसी प्रकार की कोई मन में आपको कोई समस्या रह गई है, तो आप कमेंट में पिन करिए, हम आपका आंसर अगले 12 घंटे में या 10 घंटे में आपका जरूर दे देंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, और उम्मीद है कि आप सब वर्दी पहनकर मिले, ठीक है। नमस्ते।